हमारा पिछला टॉपिक था व्हाट इज डिजास्टर। अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। ह्यूमन बीइंग्स द वर्ल्ड ओवर हैव एक्सपीरियंस्ड डिजास्टर्स एंड हैव फेस्ड एंड लिव्ड विद देम। पूरी दुनिया में लोगों ने अनुभव किया है इस डिजास्टर को, उसको झेला भी है और उसके साथ रह भी रहे हैं। Now people are becoming aware and various steps have been initiated at different levels for mitigating the effects of the disasters. अब लोग जो हैं काफी जागरूक हो चुके हैं, अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं डिफरेंट लेवल्स पे, ताकि इन जो इफेक्ट्स हैं डिजास्टर्स के इनसे निपटा जा सके। Identification and classification of disaster is being considered as an effective and scientific step to deal promptly and efficiently with the disasters. अगर हमें ये पहचान हो जाए कि किस तरीके का डिजास्टर है, उसको क्लासिफाई कर दिया गया है, तो उससे बहुत आसानी हो जाती है, एक सही और साइंटिफिक स्टेप उठाया जा सकता है तरीके से और आसानी से या सही मैनर में उस डिजास्टर से डील करने के लिए। ब्रॉडली नेचुरल डिजास्टर्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर 4 कैटेगरीज। सी टेबल 7.2। अब आपकी ये जो टेबल 7.2 दी है, इसमें आपको बताया गया है कि नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किए जा रहे हैं: एटमॉस्फेरिक, टर्शियल, एक्वेटिक और बायोलॉजिकल। India is one of those countries which has experienced most of the natural disasters mentioned in table 7.2. इंडिया जो है उन कंट्रीज में से है जिसने सबसे ज्यादा इन नेचुरल डिजास्टर्स को अनुभव किया है, जितने की मेंशन किए गए हैं टेबल 7.2 में। Every year it loses thousands of lives and property worth millions of rupees due to these natural calamities. ये जो प्राकृतिक आपदा आती है, इसकी वजह से हर साल पता नहीं हजारों लोगों की जान चली जाती है और लाखों रुपए की संपत्ति बर्बाद हो जाती है। In the following section, some of the highly devastating natural disasters have been discussed, particularly in the context of India. अब ये जो हमारा सेक्शन है, इसमें हमने मोस्टली जो बहुत ही ज्यादा तबाही लाने वाले नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनको डिस्कस किया है, और खासतौर से इंडिया को एक तरह से संदर्भ में रखते हुए। Natural disasters and hazards in India. It was discussed in one of the previous chapters that India is vast and diverse in terms of its physical and socio-cultural attributes. अभी हम पहले चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत डाइवर्स है फिजिकल और सोशल कल्चर क्वालिटीज में। इट इज लार्जली ड्यू टू द वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया, एनवायरमेंटल डाइवर्सिटीज एंड कल्चरल प्लुरलिटीज दैट स्कॉलर्स ऑफन डिस्क्राइब इट एज यूजिंग 2 मीनिंगफुल एडजेक्टिव्स लाइक द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड द लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब हमारा जो कंट्री है वो इतना बड़ा है, अपने वास्ट जो उसका ज्योग्राफिकल एरिया है उसकी वजह से, एनवायरमेंटल डाइवर्सिटीज की वजह से, या इतने सारे कल्चर्स हैं इसकी वजह से कि स्कॉलर्स ने जो है 2 मीनिंगफुल एडजेक्टिव्स इसके साथ लगाए हुए हैं कि एक तो ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं या लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इट्स वास्टनेस इन टर्म्स ऑफ नेचुरल एट्रीब्यूट्स कंबाइंड विद इट्स प्रोलॉन्ग्ड colonial past containing various forms of social discriminations and also equally large population have enhanced its vulnerability to natural disasters. इसकी जो वास्टनेस है, इतनी जो इसका बड़ी है ये जगह, चाहे नेचुरल एट्रीब्यूट्स के कंपेयर में करें तो इसके हमारा कॉलोनियल पास्ट रहा है बहुत लंबा, ठीक है, अलग अलग सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो हैं बहुत सारे हैं, साथ ही साथ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हम लोग पूरी तरह से प्रोन हैं नेचुरल डिजास्टर्स के लिए। These observations can also be illustrated by focusing on some of the major natural disasters in India. अब ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है इसको हम इस तरह से भी समझा सकते हैं, कुछ जो मेजर नेचुरल डिजास्टर्स इंडिया में आए उनकी मदद से। Earthquakes. Earthquakes are by far the most unpredictable and highly destructive of all the natural disasters. जो भूकंप आता है वो बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, कोई पहले से वो नहीं कर सकता प्रिडिक्ट कहाँ होगा, और सबसे ज्यादा तबाही लाने वाला है नेचुरल डिजास्टर्स जितने भी होते हैं उसमें। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स इन योर बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। आप पहले ही कारण जो भूकंप के हैं वो जान चुके हो, आपने बुक में भी पढ़ा है जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है। Earthquakes that are of tectonic origin have proved to be the most devastating and the area of influence is also quite large. Earthquakes ज्यादातर जो है लेयर्ड ओरिजिन होता है, इनका टेक्टोनिक ओरिजिन होता है, और ये सबसे ज्यादा तबाही वाले होते हैं। खास तौर पे जिस जगह पे होते हैं वो बहुत बड़ा होता है, वहां पे प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। These earthquakes result from a series of earth movements brought about by the sudden release of energy during the tectonic activities in the earth crust. अर्थक्वेक्स जो है किस वजह से होते हैं, क्योंकि अर्थ का जो है लगातार मूवमेंट जो होता है अचानक से एनर्जी के रिलीज होने की वजह से, जिस समय टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही होती है अर्थ क्रस्ट के अंदर। एज कंपेयर टू दीज द अर्थक्वेक्स एसोसिएटेड विद वोल्केनिक इरप्शन, रॉक फॉल, लैंडस्लाइड्स, सबसिडेंस particularly in the mining areas, impounding of dams and reservoirs etc. have limited area of influence and the scale of damage.
इसका अगर हम कंपेयर करें तो जो अर्थक्वेक जुड़े हुए होते हैं वोल्केनिक इरप्शन से, रॉक फॉल हो जाता है, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, सब्सिडेंस होती है खासतौर से माइनिंग एरियाज में, डैम्स जो हैं, अवरोधन जो होता है डैम्स का, रिजर्वायर्स का, इन सब का बहुत ही सीमित प्रभाव होता है और स्केल होता है डैमेज का। It was mentioned in chapter 2 of the book that the Indian plate is moving at a speed of 1 centimeter per year towards the north and the northeastern direction, and this movement of plates is being constantly obstructed by Eurasian plate from the north. अभी चैप्टर 2 में ये मेंशन किया गया था कि जो इंडियन प्लेट है वो लगातार मूव कर रही है 1 सेंटीमीटर पर साल नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और ये जो मूवमेंट है प्लेट का, इसको लगातार एक तरह से बीच में इसके ऑब्स्ट्रक्शन बन रहा है यूरेशियन प्लेट जो नॉर्थ में है. As a result of this, both the plates are said to be locked with each other, resulting in the accumulation of energy at different points of time. नतीजा ये है कि दोनों ही प्लेट्स जो हैं वो लॉक हो गई है एक दूसरे से, और इसकी वजह से एनर्जी बहुत ज्यादा जमा हो जाती है अलग अलग समय पे. Excessive accumulation of energy results in building up of stress, which ultimately leads to the breaking up of the lock, and sudden release of energy causes earthquakes along the Himalayan arch. बहुत ज्यादा जब एनर्जी जमा हो जाती है तो उससे तनाव पैदा होता है जो अचानक से एकदम से उस लॉक को तोड़ देता है और एकदम से जो है एनर्जी रिलीज हो जाती है जिससे अर्थक्वेक आते हैं हिमालयन आर्च में. Some of the most vulnerable states are Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Sikkim and Darjeeling, and subdivision of West Bengal and all the 7 states of Northeast. सबसे ज्यादा जहां पर पॉसिबल है कि जो अर्थक्वेक आ सकते हैं वो इलाके हैं जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, दार्जिलिंग, या जो सब डिवीजन है वेस्ट बंगाल का, या फिर हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स. Apart from these regions, the central western part of India, particularly Gujarat and Maharashtra, have also experienced some severe earthquakes. इन इलाकों के अलावा जो सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, गुजरात और महाराष्ट्र, उन्होंने भी अर्थक्वेक को अनुभव किया है. Our scientists have found it difficult to explain the occurrence of earthquakes in one of the oldest, most stable and mature landmass of Peninsular Block for a long time. जो अर्थ के साइंटिस्ट हैं उनको बहुत मुश्किल हो रही है इस बात को एक्सप्लेन करने में कि ये जो भूकंप आते हैं सबसे पुराने, सबसे स्थिर और सबसे मैच्योर लैंडमास में पेनिनसुलर ब्लॉक के इतने लंबे समय से जो है. Recently, some earth scientists have come up with the theory of emergence of a fault line and energy building up along the fault line represented by the river Bhim near Latur and Osmanabad and the possible breaking down of the Indian plate. अभी जो अर्थ साइंटिस्ट हैं वो इस थ्योरी को सामने रख रहे हैं कि इमरजेंस हुई है फॉल्ट लाइन की, और ये जो एनर्जी बिल्ड हो रही है फॉल्ट लाइन के अलोंग, ये रिप्रेजेंट कर रही है रिवर भीम द्वारा जो लातूर के पास है या उस्मानाबाद के, और पॉसिबल ब्रेकिंग हो रही है इंडियन प्लेट की, यानी जो इंडियन प्लेट है वो भी टूट रही है. नेशनल जियोफिजिकल लेबोरेटरी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी, Government of India along with the recently formed National Institute of Disaster Management have made an intensive analysis of more than 1200 earthquakes that have occurred in India in different years in the past, and based on these they are divided into the following 5 earthquake zones. ये इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल जियोफिजिकल लेबोरेटरी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अलावा जो अभी नया फॉर्म हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब ने जो है एक बहुत ही इंटेंसिव एनालिसिस करी है कि लगभग 1200 अर्थक्वेक जो हैं अभी तक अलग अलग सालों में इंडिया में हो चुके हैं, और इसके बेसिस पर उन्होंने इंडिया को 5 अर्थक्वेक जोन में बांटा है. वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, हाई डैमेज रिस्क जोन, मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन, low damage risk zone और very low damage risk zone में. Out of these, the first 2 zones have experienced some of the most devastating earthquakes in India. इसमें जो पहले 2 zones हैं उनमें सबसे ज्यादा भयंकर earthquake जो भूकंप आया इंडिया में वो झेले हैं. As shown in figure 7.2, areas vulnerable to these earthquakes are the northeast states, areas to the north of Darbhanga and Araria along with the Indo-Nepal border in Bihar, Uttaranchal, West Himachal Pradesh and Kashmir Valley in the Himalayan region and Kutch. तो ये जो सारे इलाके हैं ये खास तौर से अर्थक्वेक्स पे बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है या इनके यहाँ पे अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं. These are included in the very high damage risk zone. ये सब जो है बहुत ही ज्यादा हाई डैमेज रिस्क जोन में शामिल हैं. Similarly, the remaining parts of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, northern parts of Punjab, eastern parts of Haryana, Delhi, western Uttar Pradesh and northern Bihar fall under the high damage risk zone. इस तरीके से ये जो स्टेट्स हैं ये सारे आते हैं हाई डैमेज रिस्क जोन के अंदर.
Remaining parts of the country fall under the moderate to very low damage risk zone. और बाकी जितना हिस्सा बचता है वो या तो बहुत ही कम या फिर बिल्कुल ही लो डैमेज रिस्क जोन में आता है. Most of the areas that are considered safe from the stable landmass covered under the Deccan Plateau. ज़्यादातर एरियाज जो माने जाते हैं कि बहुत सेफ हैं इस स्टेबल लैंडमास से, वो जो है मेन डेक्कन प्लेटो का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा सेफ समझा जाता है. Socio environment consequences of earthquakes. The idea of an earthquake is often associated with fear and horror due to scale, magnitude and suddenness at which it spread disasters on the surface of the earth without discrimination. ये जो earthquake है इसको ज्यादातर डर से, भयावह से देखा जाता है क्योंकि जिस स्केल, मैग्नीट्यूड या अचानक से ये आता है और इस तरह से तबाही फैलाता है अर्थ पर बिना किसी भेदभाव के. It becomes a calamity when it strikes the areas of high density of population. और वहां सबसे ज्यादा तबाही होती है जब ये उन इलाकों में आता है जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है. It not only damages and destroys the settlement, infrastructure, transport and communication network, industries and other developmental activities, but also robs the population of their material and socio-cultural gains that they have preserved over generations. इसमें जब ये अर्थक्वेक आता है तो खाली तबाही या नुकसान जो है सेटलमेंट पे ही नहीं होता कि बसे हुए लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन नेटवर्क, इंडस्ट्री या और जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है उन्हीं पर नहीं होता, बल्कि वो जो पॉपुलेशन इतने सालों से वहां पर रह रही है उसका जो मटेरियल, सोशल, कल्चरल गेन है, जो जैसे कहते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर रह रही है, उन सबको भी एकदम से नुकसान पहुंचता है. It renders them homeless, which put an extra pressure and stress particularly on the weak economy of the developing country. लोगों को बेघर कर देता है, बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, तनाव पड़ता है उस इकोनॉमी पर जो बहुत जैसे कहते हैं कमजोर होती है, खासतौर से डेवलपिंग कंट्रीज की. विकासशील देशों की वैसे ही इकोनॉमी कमजोर होती है और ऐसे में अगर अर्थक्वेक आ जाए तो उस पर बहुत ज्यादा इकोनॉमी पे असर पड़ता है. Effects of earthquakes. Earthquakes have all encompassing disaster effects on the area of their occurrence. Some of the important ones are listed in table 7.3. अब earthquake का जो असर होता है वो जहां पर होता है वो बहुत ज्यादा तबाही लाने वाला होता है. तो कुछ इंपॉर्टेंट उसमें से जैसे दिए हैं, ग्राउंड पर, मैन मेड स्ट्रक्चर्स पे या वाटर में क्या क्या असर दिखता है, क्या परेशानियां आती हैं, वो चीज जो है आपको टेबल 7.3 में बताया गया है. Apart from these, earthquakes also have some serious and far-reaching environmental consequences. अब इसके अलावा भी earthquake के जो है काफी ज्यादा environmental consequences भी होते हैं जो काफी गंभीर होते हैं. Surface seismic waves produce fissures in the upper layers of the earth crust through which water and the other volatile materials gush out, inundating the neighboring areas. अब ये जो सेस्मिक वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं सतह पर, उससे क्या होता है, जो अपर लेयर है अर्थ क्रस्ट की वो जो है एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर या और जो लिक्विड मटेरियल होता है वो बाहर निकल आता है और इससे क्या होता है आसपास के एरियाज में भी फैल जाता है. Earthquakes are also responsible for landslides and often these cause obstructions in the flow of rivers and channels resulting in the formation of reservoir. कई बार क्या होता है जब भूकंप आता है तो उससे एकदम से लैंडस्लाइड आ जाती है और इससे जो नदी का प्रवाह है उसमें बीच में अगर बाई चांस कोई लैंडस्लाइड आ जाए तो वो प्रवाह रुक जाता है और उसमें जो है वहां पर रिजर्वायर बनना शुरू हो जाता है. Sometimes rivers also change their course causing floods and other calamities in the affected areas. कई बार ऐसा होता है कि नदियों का डायरेक्शन बदल जाता है जिससे बाढ़ आ जाती है और तबाही आती है उन खास तौर से प्रभावित इलाकों में. Earthquake hazard mitigation. Unlike other disasters, the damages caused by the earthquakes are more devastating. जो नुकसान earthquake से होता है वो बहुत ज्यादा भयंकर होता है, तबाही वाला होता है. Since it also destroys most of the transport and communication links, providing timely relief to the victims become difficult. क्योंकि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन लिंक्स पर भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इस वजह से जो समय पर रिलीफ पहुंचना चाहिए विक्टिम्स को वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है. इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक. हम अर्थक्वेक की अकरेंस को नहीं रोक सकते. Hence, the next best option is to emphasize on disaster preparedness and mitigation rather than curative measures. तो ज्यादा अच्छा है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम ज्यादा जोर दें कि डिजास्टर जो होता है इसके लिए एक तरह से तैयार रहें, क्या क्या हमें चीजें उस टाइम पे करनी है, उसको कैसे कम करना है, बजाय जो क्यूरेटिव मेजर्स हैं उनके, जैसे कि establishing earthquake monitoring centers for regular monitoring and fast dissemination of information among the people in the vulnerable areas. अब earthquake monitoring centers जो seismological centers हैं उनको स्थापित किया जाए रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए या फॉरेन इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट किया जा सके उन लोगों के बीच जहां पर इस जगह बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. यूज ऑफ जियोलॉजिकल
positioning system can be of great help in monitoring the movement of tectonic plates. अगर हम GPS यानी जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें तो उससे बहुत मदद मिलेगी मॉनिटर करने में जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके मूवमेंट के लिए. Preparing a vulnerability map of the country and dissemination of vulnerability risk information among the people and educating them about the ways and means minimizing the adverse impact of the disasters. एक मैप जो है कंट्री का वो तैयार होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा प्रोन है, किन किन उसमें अर्थक्वेक आ सकता है, इसी तरीके से उसके क्या रिजल्ट होंगे, क्या हालात हो सकते हैं, रिस्क क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन लोगों को बतानी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए किस तरीके से किस साधन से वो उस डिजास्टर के इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं. मॉडिफाई द हाउस टाइप्स एंड बिल्डिंग एंड डिजाइंस in the vulnerable areas and discouraging construction of high-rise buildings and large industrial establishments and big urban centers in such areas. जो घर बना रहे हैं या जो बिल्डिंग डिजाइन हो रही है उनमें बदलाव किए जाएं, खासतौर से जहां भूकंप आने के ज्यादा चांसेस होते हैं. बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को ना बनाया जाए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स ना किए जाएं या बड़े बड़े जो शहर हैं वो ऐसे इलाकों में ना बसाए जाएं. Finally, making it mandatory to adopt earthquake-resistant designs and use light material in major construction activities in the vulnerable areas. खास तौर से ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन्स बनाएं, उसको अपनाएं, हल्के मटेरियल का इस्तेमाल करें जहां बड़ा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही हो, खास तौर से जिन इलाकों में भूकंप के चांसेस ज्यादा हैं. इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सुनामी. ये करते हैं अगले वीडियो में.